Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 17th October, so let's get started and we are already till 17th. Time is running out guys. Be serious with your preparation, okay? Because पता नहीं चलेगा। देखिए ये जो नवंबर दिसंबर का मंथ होता है ना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज समझ नहीं आता कि मेंस पे फोकस करें या अब प्रीलिम्स पे स्विच कर जाएं। कई लोग रेकमेंड करते हैं कि जनवरी से प्रीलिम्स पे स्विच कर जाइए, बट ये थिंग इज कि ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि प्रीलिम्स का इस वक्त प्रेजेंट में ट्रेंड कुछ इस तरह का है जहां पर एक तरफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अप्लाइड बेस्ड, जिसके लिए आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन डिटेल पढ़ना होता है, बट एट द सेम टाइम कहीं पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और पिछले 2 साल से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ रहा है रादर देन एप्लीकेशन बेस्ड का, ठीक है। इसलिए प्रीलिम्स को आप उतना देर तक डिले नहीं कर सकते। बाकी इट्स अप टू यू, बिकॉज सबका लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग होता है, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच लेके चलिए, स्पेशली फ्रॉम द नवंबर, ओके। क्योंकि फिर जनवरी से अगर प्रीलिम्स पे स्विच करोगे तो यू विल बी रियली रियली ओवरबर्डन, क्योंकि अब करंट अफेयर से पास्ट 1 ईयर का नहीं आता है, पास्ट 2 से 3 ईयर्स पीछे तक से करंट अफेयर्स आते हैं, और वो भी आते हैं कई बार ऐसे फैक्ट्स जिनको शायद नहीं पढ़ा होता है, ठीक? चलिए आज की बात करते हैं। आज हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं अदर देन दी स्मॉल टिडबिट्स। फर्स्ट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके लेकर इंडिया का अप्रोच क्या रहा है अभी तक। थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग, ये एक नॉवल कंसेप्ट है लेकिन काफी अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। इसकी इसकी हम बात करेंगे डिटेल में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और उसमें इंडिया एज यूजुअल कि हम ये जो क्राइटेरिया है इनका इसको नहीं मानते, इनका जो डेटा है वो फ्लॉड है एंड ऑल दोस थिंग्स, उसकी बात करेंगे। और एक और टॉपिक है ड्रग प्राइस कंट्रोल एंड दिस नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1941 प्रिपेयर किया था, राइट। और उसी के साथ हमने प्रिपेयर की थी नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। तो आज हम इन 2 पॉइंट्स को भी उसी में कवर करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका पूरा होलिस्टिकली कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रो आरएनए 20 मिनट्स वीडियो डिस्कशन में मैंने जिस दिन नोबेल प्राइज मिला था उस दिन इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसकी फंक्शनिंग हमने सारी बात की थी, ठीक है। माइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एमआरएनए, टीआरएनए, फिर प्रोटीन सिंथेसिस, और उन दोनों के बीच में एक रुकावट आता है विच इज कॉल्ड एज माइक्रो आरएनए। इसको टैकल करने से हो सकता है कि हम लोग काफी सारी ऐसी डिजीज हैं उनको काउंटर कर पाएंगे, उनका इलाज ढूंढ पाएंगे। यही रेलेवेंस है इस रिसर्च का जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो वो चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और इन सभी इशू टॉपिक्स पर मैं आपको साथ में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा। कल भी मैंने पोस्ट किए थे, आप में से पता नहीं कितनों ने उसको अटेम्प्ट किया है, बट आज दोबारा हम लोग यही अप्रोच रहेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं इन सब टॉपिक्स पे आपको फ्लो चार्ट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये जो अब टाइम है आपका नवंबर दिसंबर का, इसमें आपके पास उतनी लिबर्टी नहीं है कि आप खुद की नोट्स मेकिंग भी कर पाए। तो एटलीस्ट ये जो फ्लो चार्ट है दे आर रेडीमेड शॉर्ट नोट्स, बस उनको एज इट इज अपने नोट्स में बना लीजिए या प्रिंट निकाल लीजिए, दैट इज अप टू यू। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान अवॉइड ब्लेमिंग ईच अदर एट एससीओ मीटिंग, ठीक है। तो यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, यहां पे गए हमारे फॉरेन मिनिस्टर, कोई ब्लेम नहीं किया गया एक दूसरे को। तो हम इसको थोड़ा सा एग्जामिन कर लेते हैं बिकॉज ओवर द ईयर इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ती चली गई है और अब इसमें टोटल हो गए 10 मेंबर्स। सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया है बेलारूस ने, और उससे पहले ज्वाइन किया था 2023 में ईरान ने, ठीक। और 2017 में मेंबर बने थे इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया का मेंबरशिप मूव किया था रशिया ने और पाकिस्तान का मूव किया था चाइना ने, ठीक है। फिर ईरान का आना, ईरान का आने से एक्चुअली इंडिया ज्यादा टेंशन में आया था, बट उसके बेनिफिट भी थे बिकॉज कहीं ना कहीं हमें हमें क्या चाहिए, हमें कनेक्टिविटी चाहिए टुवर्ड सेंट्रल एशिया, और उसके लिए रूट हमें वाया पाकिस्तान नहीं मिल पाता है फॉर वेरियस रीजन, ठीक है। अफगानिस्तान भी एक ट्रबल एरिया है, इसलिए हमें ईरान के थ्रू ही जाना होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के पीछे हमारे दो मेन मोटिव थे। जस्ट सेकंड, गिव मी अ मिनट। इसे ज्वाइन करने के पीछे हमारे दो मेन मोटिव थे। सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव था कनेक्टिविटी, स्पेशली विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर वेरी मच रिसोर्स रिच। वर्ल्ड का 40% यूरेनियम कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, राइट। और उसके अलावा ये जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनके पास वास्ट एग्रीकल्चर लैंड है जो चाइना लीज पे लेके अपने एग्रीकल्चर भी कर रहा है। एट द सेम टाइम इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं इंक्लूडिंग द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और उसके अलावा कनेक्टिविटी हमें बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के पास ऑयल एंड गैस के अच्छे खासे रिजर्व भी है। तो कनेक्टिविटी इज वन इशू जिसपे हमारा फोकस है, और दूसरा है टेररिज्म को काउंटर करना, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक ये टेररिज्म से परेशान है। पाकिस्तान
हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये यही है जो मेनली परेशान कर रहा है सबको टेररिज्म के नाम पर। बट अगेन द फैक्ट इज कि पाकिस्तान खुद भी विक्टिम रहा है टेररिज्म का। अब वो जो तालिबान आया है अफगानिस्तान में वो स्पॉन्सर कर रहा है थ्रू तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बट टेररिज्म इस पूरे रीजन के लिए एक रियल कंसर्न है। यू रिमेंबर जैश अल अदल, जिस पर ईरान ने हमला किया था बट पाकिस्तानी टेरिटरी में किया था, फिर पाकिस्तान ने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो टेररिज्म यहाँ पे हम इन सभी 10 कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये दो इशू थे, कनेक्टिविटी एंड टेररिज्म, जिसकी वजह से इंडिया एससीओ के करीब आया था। चलिए, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, पूरा मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। एंड वन मोर थिंग है, प्लीज डोंट रिलाई ऑन जस्ट सोनली ऑन पीडीएफ की पीडीएफ अपलोड हो जाती है ग्रुप में, हम वहां से पढ़ लेंगे। ऑडियो विजुअल मेमोरी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार एग्जाम हॉल में होते हैं तब याद आता है यार उस लेक्चर में ये चीज सुनी थी हमने, वो कई बार आपको वो वर्ड्स आपके ईयर्स में पिंच करते रहते हैं, एंड ऑडियो विजुअल मेमोरी कंपेंसेट नहीं कर सकता सिर्फ पीडीएफ। सो एससीओ इज ए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी अलायंस। इसको थोड़ा सा और चेंज करने दीजिए। देखिए, मेनली तो जब ये बनाया गया था तो इसका सिंपल सा गोल था कि नाटो के अगेंस्ट एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना था, और पूरा गोल था सिक्योरिटी अलायंस को लेकर। बट साथ में दिखाया गया कि ये एक तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस भी है। 2001 में इसकी फाउंडिंग हुई थी, लेकिन इससे पहले भी ये एक्सिस्टेंस में था बट एक अलग रूप में, विच वाज नोन एज शंघाई फाइव मैकेनिज्म। ये फॉर्मुलेट हुआ था 1996 में। गोल यही था, रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ये सब क्यों किया जा रहा है? 91 में क्या हुआ था ऐसा? 91-92 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो जाता है, वर्ल्ड में एक ही पावर रह जाती है, यूएस लेड नाटो। तो अब इस रीजन को, जो कि पहले यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, उसको लीड करना था चाइना को। बिकॉज रशिया मिलिटरली चाहे कितना भी हो, लेकिन रशिया जब ये बना 96 में, तब रशिया पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका था। ये तो 2000 में पुतिन का पावर में आना और वहां से रशिया का दोबारा रिसर्जेंस होना अब जाके दिखाता है कि रशिया फिर भी पावरफुल है। अदरवाइज उस टाइम रशिया बहुत कमजोर था। चाइना वॉज लुकिंग टू टेक द लीडरशिप ऑफ दिस रीजन, और उसी के लिए उसने बनाया शंघाई फाइव मैकेनिज्म, जो रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा एंड आपस में कंट्रीज में म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखेगा। 5 कंट्रीज कौन सी थी? वन इज चाइना, रशिया, ओके। और इसके अलावा हम जो सेंट्रल एशिया की 5 स्तान कंट्रीज कहते हैं इनको, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कौन से फाउंडिंग मेंबर थे कौन से नहीं, क्योंकि एक नहीं है यहाँ पर। 5 स्थान जिनको हमें कहा जाता है, उसमें से सिर्फ आप तुर्कमेनिस्तान को निकाल दीजिए। अब तुर्कमेनिस्तान आप कैसे याद रखेंगे किसी को निकालना है? क्योंकि तापी पाइपलाइन यहीं से शुरू हो रही थी, ठीक है, तापी, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को आप यहां से निकाल दीजिए। बाकी के जो 4 स्थान बच जाते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये चारों फाउंडिंग मेंबर्स थे। क्लियर? अलॉन्ग विथ रशिया एंड चाइना। हेडक्वार्टर कहां है इसका? बीजिंग में। करंट मेंबरशिप अगर हम देखें तो जो फाउंडिंग मेंबर थे उसके अलावा इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 2017 में, ईरान ने ज्वाइन किया 2023 में, एंड बेलारूस ने ज्वाइन किया रिसेंटली 2024 में। इसके अलावा अफगानिस्तान एंड मंगोलिया आर दी ऑब्जर्वर, एंड बाकी की ये जो कंट्रीज हैं ये सब डायलॉग पार्टनर्स हैं। इस डायलॉग पार्टनर्स में ना एक इंपॉर्टेंट देखिएगा, टर्की। ये नाटो मेंबर है क्योंकि, ओके, लेकिन इसके बावजूद इसने रशिया के साथ मिलिट्री डीलिंग्स कर रहा है और S-400 मिसाइल परचेज की उसने, जबकि अमेरिका थ्रेटन कर रहा था कि हम आप पे काटसा इंपोज कर देंगे, फिर भी टर्की ने खरीदी, क्योंकि वहां भी एक ऐसा लीडर खड़ा है जो किसी की नहीं सुनता, एर्डोगन। एनीवे, आगे चलते हैं। So what were the objectives of this SEO? First objective was to ensure the regional security. ठीक, तीन चीजों को मेनली काउंटर कर रहा है, टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को एंड एक्सट्रीमिज्म को। नो, सेपरेटिज्म किसके लिए कंसर्न था यहाँ पे? सेपरेटिज्म कंसर्न था रशिया के लिए भी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे यूएसएसआर से 14 कंट्रीज अलग हो गई, ऐसे और भी रीजन डिमांड करने लगेंगे कि हमें भी आपसे अलग होना है। ठीक है। सिमिलरली चाइना के लिए भी कंसर्न था कि जो जिनजियांग प्रोविंस है, जहां पर मोस्टली उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वो भी सेपरेटिज्म की बातें करती है। पाकिस्तान में भी कई रीजन है जो ये मानते हैं, जैसे बलूचिस्तान की हमें अलग होना है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पश्तून वाला एरिया, अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारा एरिया है। तो इन तीन गोल के साथ ये बना था। और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक अलग से बॉडी बनाई जिसका नाम था रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड एज रैट्स, और इसका हेडक्वार्टर है ताशकेंट, उज्बेकिस्तान में। प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक एंटिटी बनाई नोन एज रैट्स, और इसका हेडक्वार्टर है ताशकेंट में, जबकि ओवरऑल एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। क्लियर? इकोनॉमिक में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को प्रमोट कर रहे हैं।
ट्रेड यानी कनेक्टिविटी से इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट नहीं होंगे तो ट्रेड होगा भी नहीं। और इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि इस पूरे रीजन में रिसोर्स रिच है बहुत ज्यादा। जैसे एग्रीकल्चर, वास्ट एग्रीकल्चर लैंड पड़ा हुआ है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास, इनके पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट चाइना के थ्रू आता है। ठीक, कनेक्टिविटी के थ्रू ईरान तक अपनी एक रेल लाइन बिछा रहा है चाइना। कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल, पीपल टू पीपल एंड ऑल दोस बोल बच्चन, एनर्जी कोलैबोरेशन, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यूरेनियम। कजाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेस हैं, रिजर्व्स हैं यूरेनियम के। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी पे काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया की मेंबरशिप और अप्रोच के बारे में। तो इंडिया की एंट्री होती है 2017 में एज अ फुल मेंबर। उसके पहले हम भी ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, और हमारे साथ साथ पाकिस्तान की भी एंट्री हुई, क्योंकि रशिया चाइना का यही था, चाइना चाहता था पाकिस्तान इसका मेंबर बन जाए। ओके, फिर चाइना और पाकिस्तान का वेटेज ज्यादा ना हो जाए, इसलिए रशिया ने मेक श्योर किया कि इंडिया की एंट्री भी होनी चाहिए साथ में। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम बात करते हैं मल्टीलैटरल एंगेजमेंट की। हम वेस्ट के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, हम क्वाड की भी मेंबर हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ भी एंगेज करना चाहते हैं, जो वेस्ट के एंटेगोनिस्ट खड़ी हुई है, रशिया एंड चाइना। ठीक है, मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था मल्टीलैटरलिज्म वर्सेस नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट, राइट? तब मैंने ये सब बातें डिस्कस की थी आपसे। दूसरा हमारा गोल है काउंटर बैलेंसिंग चाइना से इन्फ्लुएंस, क्योंकि 5 कंट्रीज प्लस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान रीजन, अगर इस पूरे एरिया में अलॉन्ग विद रशिया चाइना का ही इन्फ्लुएंस रहेगा, तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा आइसोलेट होकर रह जाएंगे। वैसे ही हम अपने खुद के नेबरहुड में आज बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। सभी कंट्रीज चाइना के क्लोज हैं हमारे नेबरहुड में, एक्सेप्ट भूटान, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली थोड़ा सा उधर ही टिल्ट मार रहा है आजकल। ओके, और इसके अलावा कॉपरेशन स्ट्रेंथन करना काउंटर टेररिज्म पे, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेट करना या पाकिस्तान से मुंह फेर लेने से बात नहीं बनेगी। अल्टीमेटली अगर हमें टेररिज्म को काउंटर करना है तो कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे पाकिस्तान में भी बॉम्ब अटैक और टेररिस्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, तो जब दोनों के लिए चैलेंजेस सेम होंगे तो पास आना ही पड़ेगा, दोनों कंट्रीज को कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, दोनों की आर्मी को। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता है टू एक्सपैंड दी ट्रेड रूट्स, लाइक वाया ईरान। एट द सेम टाइम इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि पाकिस्तान भी है, तो हम इस मैटर को रेज कर सकते हैं यहाँ पर रशिया, चाइना जैसी कंट्री सामने, कि आखिर पाकिस्तान, जब एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आखिर पाकिस्तान क्यों इंडिया को ट्रेड रूट प्रोवाइड नहीं करता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कनेक्टिविटी क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्यों तापी पाइपलाइन को उसने आज तक रोका हुआ है। उसके साथ साथ ईरान, पाकिस्तान, इंडिया आईपीआई पाइपलाइन, उसको भी रोका हुआ है। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहां पे इस तरह के नेगोशिएशन, इस तरह की बातें हो सके। सिमिलरली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईरान और कैस्पियन सी से होते हुए रशिया जाना। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हमें एक्सेस करना है सेंट्रल एशिया के रिच एनर्जी रिसोर्सेज को। काउंटर टेररिज्म, इसके लिए रैट्स फ्रेमवर्क है यहाँ पर। काउंटर टेररिज्म के लिए जरूरी हो जाता है इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए हमारे बीच और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप काउंटर कर सकते हो। बट जहां पाकिस्तान है जिसने जन्म दिया टेररिज्म को, अगर वही कॉपरेट नहीं करेगा तो फिर ये सब फालतू की बातें। इसके अलावा कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है, वो सब बोल बच्चे ने आप लिख सकते हो। और अभी तक इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इसमें? फर्स्ट थिंग इज कि हाँ, चाहे पाकिस्तान यहाँ पर रहा हो, लेकिन फिर भी हमने पार्टिसिपेट किया काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस में, जैसे एससीओ के पीस मिशन ड्रिल में, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में। सिर्फ हम लोग सीपैक को लेके थोड़े से कॉशियस हैं, अदरवाइज हम लोग कनेक्टिविटी एनहांस करने के पूरे पक्ष में रहते हैं। चाहे वो चाइना ईरान की रेल लाइन ही क्यों ना हो, बिल्कुल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बट ये सीपैक हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक करता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है, इसलिए इंडिया इसको एग्री नहीं करता सीपैक को। ओके, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, तो इसके अंडर में काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए टू बूस्ट द ट्रेड, इंक्लूडिंग देयर आर टॉक्स फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एंड कोलैबोरेशन इन डिजिटल एज वेल एज ग्रीन इकोनॉमीज। बाकी कल्चरल इनिशिएटिव में हम लोग सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज करते हैं, जैसे योग, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड सो ऑन। चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना का डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे पूरा एजेंडा सेट करता है चाइना। इन्वेस्टमेंट पूरे उसी के हैं, फंडिंग पूरी उसी की है और चलती भी उसी की है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे चाइना के डोमिनेंस को रिड्यूस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पूरी जो 5 स्थान कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड ईरान, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना पे रिलाई करती हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और ईरान तो कुछ ज्यादा ही रिलाई करता है इस वक्त, क्योंकि उस पर ऑलरेडी काफी सारे सैंक्शन लगे हुए हैं।
वेस्ट के। सिमिलरली रशिया पे काफी सारे सैंक्शन लगे हैं, तो वो भी अपनी इकोनॉमी के लिए इस वक्त चाइना पे डिपेंडेंट है। तो चाइना का जो डोमिनेंस है इस ग्रुप में, उसको नेगोशिएट करना इतना आसान नहीं होगा, इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्रिक्स ग्रुप में नेगोशिएट करना फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि ब्राजील साउथ अफ्रीका इतना डिपेंड नहीं है वहां चाइना पे। बट इस ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अलावा सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं डिपेंड है चाइना पर। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान के खुद के रिलेशंस अच्छे नहीं है, जैसे उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा था, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग में, राइट। तो अगर मेंबर्स जो यहाँ पर हैं उन्हीं के बीच में टसल होगी तो फिर आप कोई ज्यादा अच्छे आउटकम नहीं सोच सकते। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग रिलेशंस। ना प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे एक तो ट्रेडिशनल अलाई है रशिया, और दूसरा है चाइना जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है। तो इनके बीच में रिलेशन बैलेंस करना भी हमारे लिए एक और चैलेंज है, ठीक है। इंडिया का विजन क्या है एससीओ को लेके? पहला विजन है कि वर्ल्ड होना चाहिए मल्टीलेटरल, ठीक है। बायपोलर, यूनिपोलर इस टाइप की चीजें नहीं, देयर शुड बी मल्टीलेटरलिज्म एंड रीजनल कॉपरेशन विदाउट बीइंग डोमिनेटेड बाय एनी सिंगल पावर। बट यहाँ पे पूरा जो एससीओ का स्ट्रक्चर है वो अकेला चाइना डोमिनेट करता है। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी एंड ट्रेड को लेकर कि हमें न्यू ट्रेड रूट्स डेवलप करने चाहिए, हमें बाईपास करनी चाहिए एग्जिस्टिंग बैरियर्स, और एक दूसरे की ट्रेड और कनेक्टिविटी को रोकना भी नहीं चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान ने यहाँ पे किया हुआ है। हमें रीजनल इंटीग्रेशन करना है, ठीक। बट सच्चाई है कि सार्क भी अगर हम देखेंगे ना, सार्क में तो हमारा साउथ एशिया भी माना जाता है लीस्ट कनेक्टेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेकर आए थे हम लोग, नेपाल भूटान बांग्लादेश के साथ, बीबीआईएन प्रोजेक्ट, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी स्पेशली इन अफगानिस्तान, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होगी तभी हम टेररिज्म को बेटर तरीके से काउंटर कर पाएंगे। और ये जितनी भी एनर्जी सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हम लोग चलाना चाहते हैं, तापी पाइपलाइन, आईपीआई पाइपलाइन, भी तापी भी अफगानिस्तान से निकल रही है, राइट। So, in conclusion, you can say that India's engagement with the SCO reflect its desire to enhance its strategic footprint in Central Asia and maintain regional stability while counterbalancing the growing influence of China, especially in this region. Okay, so India seek to leverage the SCO for greater economic engagement, connectivity, and cooperation in regional security while carefully navigating the bilateral issues with other members. Okay. सो इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया अपने एग्जाम के लिए। वी आर डन विद दिस आर्टिकल। आगे चलते हैं। सेंटर इंक्रीजेस एमएसपी फॉर वीट एंड 5 अदर रॉबी क्रॉप। ये टाइम टू टाइम करता रहता है, बट एट द सेम टाइम एमएसपी को लीगल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस पर हमने वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है इन मेन सेशन 450 प्लस, ठीक है, वो वहां से कर लेना, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद इस साल पूछा जाएगा, क्योंकि महीनों तक फार्मर बैठे रहे डिमांड लेकर, बट नहीं पूछा गया। बट नेक्स्ट ईयर पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए उसको तैयार कीजिएगा। ये आपका फ्लो चार्ट है। जितना कुछ मैंने समझाया है वो सब कुछ यहाँ फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। ये आपके रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बट ये आप एज इट इज पीडीएफ के फॉर्मेट में तो नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी। या तो आप इसको हैंड रिटन बना लीजिए और शॉर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, या फिर एटलीस्ट इस पर्टिकुलर पेज का प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। तो ये जितना मैंने समझाया आपको 3 पेज में, वो सब इस एक पेज के फ्लो माइंड मैप में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जरा स्क्रीन पे देखिए और अटेम्प्ट कीजिए इसको, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। Just a second, there is some problem. Okay, चलिए, which of the following statement is correct about SCO? First, SCO was initially established as Shanghai Five Mechanism, correct? हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ इज लोकेटेड इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान। नहीं, यहां पर एससीओ के रेट्स का हेडक्वार्टर है, okay? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, सो सेकंड विल बी रॉन्ग। एंड इंडिया पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर इन 2017, यस, और 2023 में ईरान फॉलोड बाय बेलारूस। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, मैं डिस्कस करता हूँ। Okay, following statement regarding India's approach to SEO. India uses SEO platform to promote cultural diplomacy, including traditional medicine and yoga. Yes. India fully support all connectivity projects under SEO, including CPAC. No, this is wrong. And India actively participate in SEO's RETS for counter-terrorism cooperation. Yes, हमने एक peace drill इसमें की है साथ में। तो second will be wrong. 1 and 3 would be your right answer.
चलिए आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैंने आपके साथ एक बार पहले न्यूज़ एनालिसिस के सेशन में नोट्स दिए थे आपको प्रॉपर कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकमिंग्स और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या मेजर्स लिए हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पे, ये सारी बातें मैं आपके पुराने सेशन में कर चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ आपके पास पीडीएफ होगी उस टाइम की, आप उसमें चेक कर सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। हमने असम अकॉर्ड डिस्कस किया था, हमने सिटीजनशिप एक्ट डिस्कस किया था और उसी के रिस्पेक्ट में सेक्शन 6 के बारे में हमने जाना था, जो कि चैलेंज किया गया है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और आज उस पर वर्डिक्ट भी आएगा। तो हम देखेंगे क्या वर्डिक्ट निकल के आता है। इसमें पूरा इशू है डेफिनेशन को लेके, आखिर हम किसको डिफाइन करें कि कौन स्टेट के रेसिडेंट्स हैं और कौन नहीं। ठीक है, तो ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन, बट एट द सेम टाइम अगर इस जजमेंट में कुछ नया निकल के आता है तो हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास वैसे ही काफी सारा कंटेंट है डिस्कस करने के लिए। ये सब छोड़िए आप, ये सब सिटी ऑफ जॉय, ये बंगाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एब्जेक्ट फेलियर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको अभी आगे एक और आर्टिकल है उसके साथ डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इसको अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, दिस इज वंडरफुल आर्टिकल री इमेजिनिंग एक्सेस टू जस्टिस, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि सपोज आपका कहीं पे किसी कोचिंग के साथ कोई इशू हो जाता है और फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है अपनी फीस वहां से वापस लेने के लिए। सपोज आपने 3 लाख रुपए फीस भर दी, ठीक है, जो भी 1-2 साल का कोर्स लिया हो। अब लेकिन कोर्ट में आप जानते हैं कि कोचिंग आजकल के कॉर्पोरेट्स ही हैं, माफिया हब्स हैं, बट ये कोचिंग इनके अगेंस्ट आप फाइट नहीं कर पाओगे कोर्ट में एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपके पास उतने अच्छे लॉयर अरेंज करने का पैसा नहीं है, उतना टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, बट कोचिंग वालों के पास सब कुछ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे फाइट कर रहे हो, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे आपके पास कि ओके आई विल प्रोवाइड यू द फंड, यू फाइट दिस केस। तो इसमें मेरा क्या फायदा है ना? फायदा यहाँ पे ये होगा कि कल को अगर आपको यहाँ पे आपकी फीस विद कंपेंसेशन इंटरेस्ट सब वापस मिलती है, तो इसमें से आई विल टेक सम शेयर। क्यों? क्योंकि मैंने आपके इस पूरे लिटिगेशन प्रोसेस को फंड किया है। राइट, यही होता है यहां पर जब हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग इन इंडिया। ऑलराइट, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस, बट इसको अभी इंडिया में एनकरेज करने के लिए हमें प्रॉपर रेगुलेशन लाने की जरूरत है, हम उसकी बात करते हैं। कुछ कंट्रीज में ये चीजें यूज हो रही हैं। सो व्हाट हाउ यू वुड डिफाइन दिस? TPLF, third party litigation funding. This involves external investors, in this example, me, funding the legal battles for parties who cannot afford the cost of litigation like you. ठीक है? In return, I will receive a share of the winnings if the case is successful. अगर आप केस हार गए तो मेरा लॉस है, लेकिन अगर आप केस जीत गए तो उसमें फिर मेरा शेयर होगा। ये इसका पूरा कंसेप्ट है। Okay, this has emerged as a potential solution for those people who are unable to fight the litigation process due to lack of financial resources, right? तो ये उनके लिए एक solution हो सकता है। This is definition and the purpose. Next is how this can act as a potential equalizer. ठीक, उस आदमी उस कोचिंग के अगेंस्ट जिसके पास भर के रिसोर्सेज हैं और आप जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, दोनों को इक्वल कैसे लेके आता है ये? तो सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी केस में इट रिकॉग्नाइज TPLF एज अ पोटेंशियल इक्विलाइजर इन कोर्ट रूम, अलाउइंग इट फॉर इंडिविजुअल्स हु आर नॉट लॉयर्स। ठीक, यानी कि आप ये केस लड़ रहे थे, आप खुद तो लॉयर हो नहीं, लेकिन लॉयर हायर करने के लिए आपके पैसे भी नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए फंड दे रहा हूं। राइट, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। The ruling builds on historical principle from a colonial era judgment that permitted non-lawyers to provide financial assistance for litigation. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट है, ये कॉलोनियल टाइम में भी हमारे यहाँ यूज होता था और अभी भी वर्ल्ड की कई कंट्रीज में होता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी पे? ये और एक्सेसिबल बना देगा जस्टिस को उन लोगों के लिए, खासकर जैसे किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो नहीं फाइट कर सकता, किसी ने अगर उसकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, लेकिन कोई और उसको फंड कर रहा है उसकी फाइट को और बाद में उससे कुछ शेयर लेगा अगर जीत गए तो। दिस विल इनेबल स्मॉल बिजनेसेस, फार्मर्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू टेक ऑन द पावरफुल एंटिटीज इन लीगल डिस्प्यूट्स, हेल्पिंग बैलेंस पावर डायनेमिक्स। जैसे पेप्सिको और गुजरात के फार्मर्स का इशू हुआ था पोटैटो की वैरायटी ग्रो करने को लेकर। पेप्सिको से तो नहीं जीत सकते ना फार्मर्स, लेकिन उन फार्मर्स को अगर बाहर से लिटिगेशन के लिए फंड दिया जाए और फिर अगर वो जीत जाते हैं तो कल को उनको जो कंपेंसेशन मिलेगा उसमें से कुछ अमाउंट उस इंसान को देना होगा जिसने फंड किया है। Right? The concept has already seen practical application with communities challenging corporate and government entities without fear of financial risk, covering diverse cases from intellectual property rights, PepsiCo वाला matter,
टू मेडिकल मेल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे अगर किसी की डेथ हो गई किसी हॉस्पिटल में गलत तरीके से, तो हॉस्पिटल वाले से तो केस जीतना आसान होगा नहीं कोर्ट में, वो तो खर्च कर सकता है, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई और ने आपको हेल्प किया वो केस जीतने में, तो कल को अगर आपको कंपेंसेशन मिलता है, ठीक है, तो उस कंपेंसेशन में से आपको कुछ शेयर उसको देना होगा, राइट। बट अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए एक रेगुलेशन चाहिए। जैसे मैं आपको फंड दे भी रहा हूं तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, और फिर आपके जीतने के बाद आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को मानोगे, या मैं सही तरीके से एक फेयर अमाउंट डिमांड कर रहा हूं, ये सब कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जब इसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी इंडिया लैक एनी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर दिस पर्पस। सो देयर आर कंसर्न्स अबाउट द एथिक्स, कि आप सही हो मैं सही हूं, या हम दोनों एक दूसरे के साथ जो प्रोमिस किए हैं उनको अपहेल्ड करेंगे। ठीक है, क्लाइंट प्रोटेक्शन, कि आप वहां से तो केस जीत गए पर पता चल रहा है कि उतना ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लॉइट कर लिया। एंड थर्ड इज फंडर्स अकाउंटेबिलिटी, मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी इस केस में। तो ये सारी चीजों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नीड है हमें, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अब इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम लोग इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से लेसन ले सकते हैं, जैसे हांगकांग कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंड इन आर्बिट्रेशन, जो क्लियर गाइडलाइंस इंक्लूड करता है ऑन द कॉस्ट, फीस एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है दोनों पार्टीज के बीच में। बट इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी आएंगे बीच में, सच एज हाउ वी विल डिटरमिन द एप्रोप्रिएट क्लाइंट फंडर एग्रीमेंट। ठीक है, हमारे जो बीच जो एग्रीमेंट होगा वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होगा। ठीक है, हो सकता है कि फार्मर्स की मैं मदद कर रहा हूं एक केस में, लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं है एग्जैक्टली, उन्हें कोर्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही उस वकील के साथ कुछ ऐसी सेटिंग कर लूं जिससे हम दोनों का फायदा हो, लेकिन ये जिसको फंड किया उस बेचारे का दोनों केस में लॉस हो। तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज तो आएंगे ही। रेगुलेटिंग फंडर एज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, मुझ पे कुछ रेगुलेशन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं 50% डिमांड कर लूं कि आपको जो कंपेंसेशन मिलेगा। और इसके साथ साथ एथिकल एंड साउंड फंडिंग प्रैक्टिसेस भी इंश्योर करना होगा। तो ये सारे चैलेंजेस के बीच आएंगे, और इसके लिए जरूरी होगा हमें कि हम एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जो ओवरसी करेगा इस पूरे मैकेनिज्म को, मॉनिटर करेगा ऑपरेशंस को एंड एड्रेस द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। अगर कल को आपके और मेरे बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग जा सकते हैं इस रेगुलेटरी बॉडी के पास। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रिफॉर्म्स। तो कुछ इंडियन स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, दे हैव टेकन स्टेप्स टू अमेंड सिविल प्रोसीजर कोड्स allowing the third party finance of litigation, but a national framework is still needed. स्टेट लेवल पर हमने कुछ स्टेप्स लिए बट नेशनल लेवल पर नहीं, एंड देयर इज नीड फॉर ए डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, protect the client and balance the financial incentives with justice delivery. सो दिस इज समथिंग जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया में हम कहते हैं कि जस्टिस एक्सेसिबल नहीं है, गरीबों के लिए कोर्ट नहीं है। तो ये एक तरीका है जिसको आप अपने उसमें लिख सकते हो कि हम इसके लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। In way forward, for India, this represents an opportunity to democratize legal access. Proper regulation could foster a sustainable legal funding ecosystem, encouraging fairness and transparency. So, careful legislation is needed to mitigate risk, ensure ethical behavior, and make justice more accessible, thus transforming the constitutional promise of justice for all into a reality. दिस इज दी फ्लो चार्ट, जितना मैंने आपको समझाया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं आपके रिवीजन के लिए। और एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे। जस्ट रीड दिस एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट। Okay, consider the following statement regarding third party litigation funding. TPLF involves external investor funding legal cases, and in return he receive a share of winning if the case is successful. Absolutely correct statement. Second, Supreme Court of India has permitted TPLF only for cases involving corporate disputes. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ corporate dispute नहीं, किसी भी dispute में यूज किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। एंड टीपीएलएफ एम्स टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू दोस हु कैन नॉट अफोर्ड लिटिगेशन कॉस्ट, दैट इज करेक्ट। सो आंसर विल बी 1 and 3। ओके, सो टॉपिक समझने के बाद एमसीक्यू करने में ज्यादा बेटर फील कर रहे होंगे आप लोग, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दैट। नेक्स्ट इज सैमसंग व्यू लेबर। अब यहाँ पे मैंने आपको 2-4 बातें पहले बताई है, मैं वो रिवाइज कराता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया था, कोरिया में कंसेप्ट चलता है चाय बोल्स का। These are large conglomerates, business houses होते हैं which is run by family or their near relatives। ठीक है, जब यहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा था कोरिया में, तो इन्होंने इनको फंड किया, इनको एनकरेज किया कि हम आपको सारी मदद देंगे, जाइए
प्रोड्यूस कीजिए, लेबर राइट्स को भाड़ में जाने दीजिए, ठीक है। इस वक्त इन्होंने लेबर राइट्स की परवाह नहीं की, जितना एक्सप्लॉइट करना है लेबर्स को कीजिए, मिलिट्री रूल है, वैसे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डर नहीं है, और अपने एक्सपोर्ट्स ग्रो कीजिए ताकि साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सके एंड कैप्चर दी ओवरसीज मार्केट। अब इसके लिए इन्होंने कई मेथड्स अपनाए। इन कंपनीज को, इन चायबोल्स को प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडाइज लोन दिया गया, ठीक है। अच्छी अगर इन्होंने सेल कर दी है फॉरेन में तो इंसेंटिव्स भी देना शुरू कर दिए। सपोज आपने 10 करोड़ का सामान विदेश में बेच दिया तो हम आपको और 10% इंसेंटिव देते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाइए। लेबर राइट्स की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। टेक्नोलॉजी चाहिए तो गवर्नमेंट उसका भी अरेंज करके देगी आपको। और इस तरीके से यहाँ पे ये बड़े बड़े चायबोल्स क्रिएट हुए, जैसे सैमसंग, राइट। अब इंडिया भी कहीं ना कहीं इसी मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे जब सैमसंग, जब इन्होंने अपने ओवरसीज अदर कंपनीज में अपनी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू की तो वहां पर भी उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया कि लेबर राइट्स का इशू ज्यादा ना हो। तो ये कंपनीज हमेशा कोशिश करती हैं कि फर्स्ट तो यूनियन बनने मत दो, और अगर बन भी जाए तो उनको रिकग्निशन मत मिलने दो। अब इसके लिए ये पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक कोलिशन लेके चलते हैं कि ये यूनियन वगैरह का इशू हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज वी विल गो टू चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब फिर इंडिया के सामने ये आ जाता है प्रॉब्लम कि हम बनना चाहते हैं चाइना का ऑल्टरनेटिव, लेकिन अगर इस तरीके से लेबर डिस्प्यूट्स होते रहेंगे या यूनियन स्ट्रांग होते रहेंगे, स्पेशली जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं या उस आइडियोलॉजी से, तो फिर ये कंपनीज अपने प्रोडक्शन यहां बंद कर देंगी एंड दूसरी कंट्रीज में चली जाएंगी जहां पे लेबर राइट्स कमजोर होंगे, ठीक है। इसलिए चाइना प्रेफर किया सभी कंपनीज ने एक जमाने में, क्योंकि वहां पे लेबर राइट्स का इशू ही नहीं था, ठीक है। वो भी एक तरीके से मिलिट्री रिजीम ही है उनकी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल आर्म ऑफ देयर आर्मी। तो ये जो ईस्ट एशियन एशियन कंट्रीज के जो फर्म्स हैं, जापान से आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं, ये लोग यूनियंस को किस तरीके से देखते हैं? फॉर्मिंग ए वर्कर्स यूनियन इन ए फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइजेस इन इंडिया इज ए चैलेंज इन इटसेल्फ। पहली बात तो ये है कि चाहे मारुति हो, सैमसंग हो, वहां पे हमारे वर्कर्स यूनियन बना पाए, यही सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स बनने नहीं देते हैं, वो रजिस्टर नहीं होने देंगे आपकी यूनियन को, क्योंकि उन्होंने ही एनकरेज किया उस कंपनी को यहाँ आने के लिए। और जब ये कंपनीज इन्वेस्ट करने आती हैं तब उनका पहला मोटिव यही रहता है कि ये लेबर और यूनियन का इशू नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज हम आपके स्टेट में बिजनेस नहीं करेंगे। उसके अलावा इसको अगर रिकग्निशन देना हो बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट है, ये कंपनीज नहीं देना चाहती हैं आपके यूनियन को बिल्कुल रिकग्निशन। तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता है, बिकॉज ये ड्रॉ करते हैं अपना इंस्पिरेशन फ्रॉम जापानीज प्रोडक्शन मेथड कॉल्ड एज काइजन। काइजन जो मेथड है प्रोडक्शन का, उसका मतलब होता है कि कंटिन्यूसली इंप्रूव करना होगा वर्कर को, अपनी वर्किंग इंटेंसिटी और बढ़ानी होगी। 8 घंटे जॉब कर रहे थे तो आप 10 घंटे कीजिए, ओके। और आपका जो आइडल टाइम है, ब्रेक टाइम है, उसको रिड्यूस कीजिए। तो ये काइजन की फिलॉसफी पे वर्क करते हैं। आप जब आए हो, काम सीख रहे हो, शुरू में 8 घंटे कर रहे हो, आप अपनी एफिशिएंसी और इंप्रूव कीजिए, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए वर्क में, और 10 घंटे काम कीजिए, ठीक है। और आपका जो ब्रेक टाइम ये सब है इसको कट डाउन कीजिए। तो यहां पर वर्कर्स को बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में वर्क करना पड़ता है। उसके अलावा हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ना हमारे यूनियन है और ना ही रजिस्टर किया गया उनको, ना ही मैनेजमेंट ने रिकग्नाइज किया है, ठीक है। और जैसे जैसे अभी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें एक नया पैटर्न चल पड़ा है, दैट इज जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप लोग पहले से प्रोडक्शन नहीं करके रखते, चलिए प्रोडक्शन कर लिए बहुत सारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, बाद में बिक जाएंगे। नो, आजकल ये होता है कि डिमांड पे डिपेंड करता है, डिमांड रादर देन सरप्लस। हम सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, एटलीस्ट ये कंपनीज ये फिलॉसफी मानती है। जब डिमांड आएगी, जैसे समर है, एसी की डिमांड आ रही है जगह जगह से, तो चलो अब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो होता ये कि जब किसी भी चीज की डिमांड आ रही है ना, उस टाइम वर्कर्स का और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है यहाँ पर। As companies adopt this model to increase efficiency, the output is ramped up ahead of product launches and peak sale period. जब पीक सेल का टाइम आएगा तब और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं वर्कर्स को। तो ये लोग ज्यादा यूनियंस को पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली जो कम्युनिस्ट एफिलिएशन रखते हैं। दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ देयर मिलिटेंट एक्शन, जैसे कि मारुति सुजुकी के प्लांट को जला दिया था हरियाणा में वर्कर्स ने। सैमसंग हैज रिमेन्ड एडमेंट ऑन नॉट रिकॉग्नाइजिंग सीबू। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पर तमिलनाडु में, उसमें सैमसंग ने बिल्कुल यही स्टैंड लिया कि जब हमने इन्वेस्ट किया था तभी हमने ये सारी बातें क्लियर कर दी थी, अब अगर गवर्नमेंट बोले तो भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इस यूनियन को, राइट, चाहे उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद ही क्यों ना करनी पड़े, ठीक है। चायबोल्स, इनका कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया पूरा। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ फॉलो की इन्होंने। These chaebols brought automated production system, introduced external subcontractors and restructured as well as decentralized their operation to curb the labor power. अब ऐसा नहीं है कि आज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क चल रहा है साउथ कोरिया में तो अब ये लोग सुधर गए होंगे, नहीं।
उन्होंने वर्कर्स को तो बिल्कुल राइट देने की अभी भी यही मान रखा है, नहीं देना, तो इसलिए इन्होंने ऑटोमेशन कर लिया, ठीक है, रोबोट्स वगैरह, ऑटोमे ऑटोमेशन से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे। उसके अलावा वर्कर्स डायरेक्ट नहीं रखने, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर रखना शुरू कर दिए। एक प्राइवेट कंपनी को बोलते हैं हमें इस मंथ में इतने वर्कर्स चाहिए और इसी मंथ के लिए चाहिए, ये हमारे एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे, आपके एम्प्लॉय कहलाएंगे, हम आपको एक लमसम अमाउंट पे कर देंगे। एंड थर्ड वन इज दे हैव रीस्ट्रक्चर्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज द ऑपरेशन टू कर्ब द लेबर पावर। यानी कि एक ही फैक्ट्री में 5,000 मजदूर लगाने की बजाय उन्होंने 2 या 3 यूनिट खोल दी जहां पे 1,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये जो लेबर पावर है वो कमजोर पड़ जाए। सो व्हाट आर दी कंसर्न्स फॉर इंडिया? हमारे मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, हम ऑल्टरनेटिव बनना चाहते हैं चाइना के, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है हमारे लिए, बट एट द सेम टाइम हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी और अपने लेबर्स के राइट और जस्टिस की बात करना, इसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली डीलिंग विद दीज कंपनीज। नेक्स्ट इश्यू इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो भी चीजें निकल के आई है उनकी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या रही है इस साल? 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज, स्कोर रहा है 27.3। बेस्ड ऑन द स्कोर हम लोग लाई करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ सीरियस, 20 से 34.9 के बीच में, ठीक है। अब कैटेगरी भी याद रख लीजिए, 5 कैटेगरीज हैं, लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है, 5 रेंज है जिसमें हम सीरियस कैटेगरी में आते हैं। पैरामीटर्स यहाँ पे क्या यूज किए जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज चाइल्ड स्टंटिंग, देन अंडर नरिशमेंट, देन चाइल्ड वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। अब चाइल्ड स्टंटिंग की जब आप बात करते हो तो चाइल्ड स्टंटिंग मेजर की जाती है आपकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू योर एज, एंड चाइल्ड वेस्टिंग यूज की जाती है वेट फॉर हाइट। जैसे क्रिकेटर था ईशांत शर्मा, लंबा था लेकिन उसका वेट बहुत कम था, तो उसको एक टाइम वेस्ट माना जाता था क्योंकि शुरू में 6, 7, 8 साल वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उस एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो, वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग, हाइट फॉर द एज चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जिसकी हाइट कम रह जाती है हम उसको स्टंट ही बोलते हैं। अंडर नरिशमेंट दैट इज आपका कैलोरी इनटेक जो है वो कम है, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द 5th बर्थडे, ठीक है। ये 4 पैरामीटर यूज किए जाते हैं फॉर कैलकुलेटिंग दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया का क्या रिजल्ट रहा है यहाँ पर? तो चाइल्ड वेस्टिंग बहुत ज्यादा है, अराउंड 18.7%। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ बच्चों का जो वेट है उनके हाइट के रिस्पेक्ट में, या वेट के रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो सही नहीं है। अंडर नरिशमेंट एंड मोर्टेलिटी में भी हमारी कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, हाई मोर्टेलिटी परसिस्ट कर रही है अभी भी। हालांकि इसने प्रेस किया है कि गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या फिर मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, ये इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, बट पॉलिटिकल कमिटमेंट तो दिखती है, बट इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी काफी पुअर है। बट इंडिया हमेशा क्वेश्चन करता है यहाँ पे मैथोडोलॉजी को, कि आप जो डेटा यूज कर रहे हो वो अच्छा यूज नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट चाहती है कि ये डेटा यूज करें पोषण ट्रैकर से, जो कि हमारी एक एप्लीकेशन है, वहां से डेटा यूज कीजिए आप, बट ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने खुद के इंडिपेंडेंट सर्वे करते हैं और वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हमारी जो मिनिस्ट्री है वो कहती है कि यहाँ पे ये लोग गलत क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 18.7 बच्चे वेस्ट हैं, जबकि ये रेट सिर्फ 7.2 है एज पर पोषण ट्रैकर डेटा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय दिस रिपोर्ट? फर्स्ट सॉल्यूशन इज मल्टी फेस्टेड अप्रोच। इनका कहना है कि पब्लिक गवर्नमेंट शुड एनहांस द सोशल सेफ्टी नेट्स, न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। और मदर की हेल्थ में इसलिए क्योंकि मदर अगर कमजोर होगी बर्थ के टाइम, तो चाइल्ड भी उतना ही कमजोर होगा और वो आगे भी कमजोर ही रहेगा। जैसे हम कई बार देखते हैं कि जिसकी घर में मदर की हाइट कम रहती है या दुबली रहती है बहुत, तो बच्चे भी फिर बड़े होकर भी उनका भी थोड़ा फिजिक वैसे ही रह जाता है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, कल हमने बात की थी फूड डाइवर्सिफिकेशन की, इन्होंने भी यही बात किया है कि इंडिया को डाइवर्सिफाइड फूड की जरूरत है, न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेट्स, इस तरह के ज्यादा डाइवर्सिफाइड डाइट लेनी चाहिए, इंडिया को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एंड वी शुड इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चर। हॉलिस्टिक सॉल्यूशन में सिर्फ फूड से नहीं होगा, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सारे इंटरवेंशन, बिकॉज ये सब एक दूसरे से लिंक ही होते हैं, तभी आपकी हेल्थ जो है वो सेफ गार्ड रह सकती है। तो यहाँ पे इसने हाईलाइट किया रिपोर्ट ने, दैट देयर इज नीड फॉर प्रो पुअर डेवलपमेंट, सजेस्टिंग दैट जीडीपी ग्रोथ अलोन इज नॉट सफिशिएंट। एंड भाई यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, बट किसके लिए? ठीक है, अगर सिर्फ 10% अमीरों के लिए 5 ट्रिलियन है तो वो किसी काम की नहीं है। जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इट इज टोटल वेस्ट। यहाँ पे ये बना दिया गया है आपके लिए फ्लो चार्ट फॉर क्विक रिवीजन। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
Which of the following indicators are used to calculate global hunger index? Child stunting, yes. Child mortality, maternal mortality, no. Undernourishment and child wasting. तो 1 2 4 5 थर्ड वाला नहीं है. 1 2 4 5 will be your correct answer. 5 I अलायंस, ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं और मैंने इस पे आज भी आपको नोट्स दे दिए क्योंकि कुछ बच्चे जो पहले फॉलो नहीं करते थे उनके बारे में, ठीक है, तो ये नोट्स आप सेल्फ रीड कर लेंगे 5I अलायंस का, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, वो इंडिया कनाडा का जो इशू चल रहा है उसके बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनपीपीए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितना जानते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1941 के बारे में हमने पढ़ लिया था। एट द सेम टाइम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ये प्रिपेयर की जाती है ताकि इसमें जो ड्रग्स ऐड कर दिए गए उनके प्राइस पे एक सीलिंग लगाई जाएगी, उनके प्राइस को रेगुलेट किया जाएगा। जैसे पैरासिटामोल है, बहुत ही बेसिक दवाई है, ठीक है, ये नहीं कि पैरासिटामोल ही 10 रुपए 20 रुपए की बिक रही है, राइट। तो इन पे सीलिंग लगाई जाती है जो एसेंशियल मेडिसिन हैं और ये सब किया जाता है अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं एनपीपीए के। दिस बॉडी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये एक रेगुलेटरी एजेंसी की तरह काम करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर में, स्टैब्लिश इन 1997। अब यहाँ पे अगर कॉमन सेंस अगर एग्जाम में आपका कहेगा तो सोचेगा कि अच्छा दवाइयों की बात हो रही है, ओके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आएगा, नो, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इस पॉइंट को याद रख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑडियो विजुअल मेमोरी अलग ही हेल्प करती है, सिर्फ पीडीएफ से बात नहीं बनती है। अब इसका प्राइमरी रोल क्या है, इस पे फोकस कीजिए। फर्स्ट इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एट द सेम टाइम ऑल्सो इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, वो भी अफोर्डेबल रेट पर, ओके। और इसके साथ साथ बैलेंस करना है इसको इंडस्ट्री की वाइबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि अगर एक पैरासिटामोल बनाने में 1 रुपए आ रहा है तो आपने 1 रुपए की कॉस्ट रख दी उसकी, तो फिर वो प्रॉफिट ही नहीं रह गया, फिर क्यों काम कर रही है इंडस्ट्री, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन देना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे इसके गोल हैं, कंट्रोल करना है प्राइसेस को, रेगुलेट करना है, एट द सेम टाइम ये दवाइयां अवेलेबल हो ये भी इंश्योर करना हो, एंड अवेलेबल हो अफोर्डेबल रेट पे, और एट द सेम टाइम पब्लिक की अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ ये भी बैलेंस करके चलना है कि जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी ये प्राइसेस वायबल हो, प्रॉफिट मार्जिन हो उसमें, ओके। तो ये हो गया इसका एम। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फंक्शन पे। तो इसके फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्राइस फिक्सेशन एंड रिवीजन। रिवीजन क्यों? क्योंकि एक बार आपने प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन आप उसको बढ़ाओगे तो ना अगले साल, क्योंकि मैं जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ दवाई में वो भी तो कॉस्टली हो ही रहा होगा, ठीक है। तो ये सेट भी करता है प्राइस कि कितनी की दवाई बिकेगी और उसको रिवाइज भी करता है, लेकिन ये सिर्फ उन दवाइयों के लिए करता है जिनको इंक्लूड किया गया है नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन में, ओके। एक्सेसिबिलिटी भी इंश्योर करेगा और उनकी अफोर्डेबिलिटी भी। उसके अलावा मॉनिटर करेगा ड्रग प्राइसेस को कि जो प्राइस सेट किए गए उसी पे बिक रही है मार्केट में या कुछ फार्मेसी वाले गलत तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। थर्ड इज इंश्योरिंग ड्रग अवेलेबिलिटी, ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि ड्रग्स की शॉर्टेज ना हो जाए मार्केट में, जैसा कि कुछ टाइम पहले टीबी की ड्रग्स को लेकर हुआ था। एंड यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के उनको एनफोर्स भी करता है, और अगर कंपनीज उसको वायलेट कर रही हैं तो पनिश भी कर सकता है, ओके। सो दीज आर दी 4 मेजर फंक्शंस ऑफ दिस बॉडी। अब यहां पे बात आई है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कौन इशू करता है? तो इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, और इसके अंडर ये पावर देता है एनपीपीए को टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स, ओके। और कौन से ड्रग्स से प्राइस रेगुलेट किए जाएंगे? सिर्फ उन ड्रग्स के जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंडर में आती होंगी, यानी कि इनकी जो एमआरपी होगी वो फिक्स कर देता है यहाँ पे एनपीपीए कि आपकी ये पर्टिकुलर दवाई अगर एनईएलपी के अंडर आ गई है तो फिर उसका रेट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर प्राइस फिक्सेशन? क्राइटेरिया अभी अगले स्टेप में देखते हैं। एनुअल प्राइस कैप, यहां पर ये प्राइस कैप लगा देता है कि इस साल ये दवाई इतने की बिकेगी, हालांकि अगले साल अगर आप चाहो तो, सॉरी, जो दवाइयां इस लिस्ट में नहीं है उन पर भी आप मैक्सिमम एनुअल इंक्रीज कर सकते हो, बट ओनली 10% उन ड्रग्स के लिए जो प्राइस कंट्रोल में नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मेरी बनाई हुई ड्रग्स तो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है तो मैं तो कितने की भी बेच सकता हूँ, नो। आप एनुअली प्राइस बढ़ा सकते हो सिर्फ 10%, ये नहीं कि सीधे डबल कर दिए प्राइस, ओके। तो जो इस लिस्ट से बाहर है मैगजीन, सॉरी दवाइयां, उनके लिए भी आपको प्राइस कहीं ना कहीं सिर्फ 10% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। अब ये प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे डिसाइड किया जाता है? एक होता है एक अप्रोच कॉस्ट बेस्ड, यानी कि उसको बनाने में मुझे कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल मैंने यूज किया है, या
प्रोडक्शन करने में क्या कॉस्ट आई है, उसकी दवाई को के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उसमें कितना खर्चा आया है, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए। तो उसको प्रोड्यूस करने में जितना मेरा खर्चा आ रहा है उसके बेसिस पर डिसाइड की जाती है कि एमआरपी कितनी होनी चाहिए इसकी। दूसरा है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर दिस 2013 ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। Okay. क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस हैं दे आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ ऑल ब्रांड्स विद मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 1%। अब सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर बीमारी है, उसके लिए अलग अलग ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3 दवाई बना रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने जो प्राइस डिसाइड किए होंगे उसका एक एवरेज निकाला जाएगा, वो होगा मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। ओके, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल दी ब्रांड्स, मगर सारे ब्रांड्स नहीं, नए ब्रांड्स नहीं, एट इज ऐसे ब्रांड जो कम से कम मार्केट शेयर रखते हो 1% का। ओके, यानी कि उनकी दवाइयां कम से कम 1% पेशेंट्स कवर करते हो, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग को एंड इट प्रमोट्स द कंपटीशन। और थर्ड मेथड होता है सीलिंग प्राइस, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो भी आपने फॉर्मुलेशन वगैरह यूज किया होगा उसके बेसिस पर डिसाइड कर देता है कि यू कैन नॉट सेल दिस ड्रग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे प्राइस कंट्रोल या क्या प्राइस होनी चाहिए डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज, यहां पर एनपीपीए ने तीन इनिशिएटिव लिए हैं। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब ये आपको पता होगा कि यहाँ पे सीधा फोकस था जेनरिक मेडिसिन पर, वो भी अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि जो ब्रांडेड दवाइयां आती है वो महंगी होती हैं, बट उनका जेनरिक वर्जन होता है वो सस्ता होता है और वो बेची जाएगी अनुसंधान केंद्र से। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव था। दूसरा, प्राइस कंट्रोल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अब यहाँ पे मेडिसिन के साथ साथ कुछ डिवाइसेस के प्राइस भी यहाँ पर फिक्स कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल स्टेंट्स जो हार्ट ऑपरेशन के टाइम डाले जाते हैं, या फिर नी इम्प्लांट्स, इनको भी मैनेज कर दिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये सिर्फ मेडिसिन के प्राइस रेगुलेट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, इसने अपना डोमेन एक्सपैंड किया है और मेडिकल डिवाइसेस के भी प्राइसेस रेगुलेट कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग दिस ड्रग सप्लाई चेन। पूरी चेन को मॉनिटर करना जरूरी हो जाता है कि शॉर्टेज तो नहीं हो रही है दवाई की, या फिर अवेलेबिलिटी है सफिशिएंटली या नहीं ड्रग्स की। कई बार क्या होता है कि कई कंपनीज नाराज हो जाती हैं कि यार आप लोग प्राइस पे सीलिंग लगा देते हो, नहीं कर रहे हम प्रोडक्शन, शॉर्टेज कर देंगे हम दवाई की मार्केट में। ठीक है, तो ये शॉर्टेज ना हो, कंपनीज इस तरह की प्रैक्टिसेस ना करें, ये इंश्योर करना भी काम है एनपीपीए का। अब चैलेंजेस क्या है इसमें, अब तक पूरा इश्यू समझ में आ गया तो चैलेंजेस भी समझ लोगे। सबसे पहला तो इंडस्ट्री पुश बैक करती है, बिकॉज इंडस्ट्री को हमेशा लगता है कि ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना नॉलेज या हिट एंड ट्रायल किया, वो सब वेस्ट चला जाता है, कोई इनोवेशन का मोटिवेशन हमारे पास नहीं रह जाता। तो इंडस्ट्री पसंद नहीं करती ये चीज। सेकेंड इज, इसका मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है, डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये पैरासिटामोल हर फार्मेसी पे 1 रुपीज की बिक रही है या 10 रुपीज की बिक रही है। इसके अलावा बैलेंस बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री की फाइनेंशियल वायबिलिटी और ड्रग्स की अफोर्डेबिलिटी के बीच में। सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल? कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। जैसे पब्लिक के लिए अफोर्डेबल हो गई और एक्सेसिबल हो गई, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए ये अभी भी एक डिबेट है कि इंडस्ट्रीज को इससे लॉस हो रहा है या जस्ट वो शो करते हैं कि इससे हमें लॉस होता है। और थर्ड, हेल्थ आउटकम और बेटर हो गए, क्योंकि कुछ एसेंशियल मेडिसिन है। अब जैसे कब सपोज कीजिए कि पैरासिटामोल ही 50 रुपीज की हो जाए, इंसान को फीवर आता है, वो जाके पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स लेता है, ठीक। अगर यही महंगी हो जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पब्लिक के लिए। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट इज कि ये जो लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन की, इसको रैशनलाइज करना जरूरी है, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। सेकंड इज एनकरेज द जेनेरिक्स। तो एक टाइम पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने, ये हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने ऑर्डर पास भी कर दिया था कि डॉक्टर्स को मैंडेटरीली जेनेरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करनी होगी। फिर इसके अगेंस्ट बैकलेश हुआ और इन्होंने अपना ये ऑर्डर वापस लिया। बट इससे हम लोग को जहां तक हो सके जेनेरिक्स को एनकरेज करना चाहिए, बट ऐसे मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। एंड एक बैलेंस रेगुलेशन की जरूरत है, ताकि जो कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है वो स्टिफल भी ना करे इनोवेशन को, और इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो सके, एट द सेम टाइम पब्लिक के लिए अफोर्डेबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, तो ये बात हुई एनपीपीए की। यहाँ पे फ्लो चार्ट है आपकी रिवीजन के लिए, एनपीपीए एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ये साइंस की माइक्रो आरएनए को लेकर है। मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं जिस दिन मैंने आपके साथ नोबेल प्राइज डिस्कस किया था 20 मिनट्स वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, और अगर देखा हुआ है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए डायरेक्ट। ठीक है, ये नोट्स यहाँ भी दिए हुए हैं और वहां भी दिए हुए हैं आपको। ये फ्लो चार्ट भी दिया है आपकी क्विक रिवीजन के लिए, और एमसीक्यू अटेंड करते हैं। चलिए,
Micro RNA are the tiny RNA molecules that bind to messenger RNA and prevent protein synthesis. Exactly, यही पूरा कंसेप्ट था कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है तो ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलने नहीं दे रहा है और इसके साथ आके बाइंड हो जा रहा है माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब माइक्रो आरएनए ने इस मैसेज को यहीं रोक दिया तो ट्रांसफर आरएनए अपने साथ जो एमिनो एसिड्स लेकर आया था जो जिनके थ्रू एक चेन बनेगी और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होने देता है, यही माइक्रो आरएनए का मेन रोल था। सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन। Second is they play a crucial role in gene regulation and involved in various cellular processes including response to stress and disease. Exactly, क्योंकि यहाँ पर जीन्स में जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दे रहा है माइक्रो आरएनए। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Third one is the discovery of microRNA has led to significant development in molecular biology and disease treatment. तो ये जितने भी जेनेटिक डिजीज हैं जो क्यों हो रहे हैं क्योंकि माइक्रो आरएनए ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दे रहा है। तो अगर हम इस माइक्रो आरएनए को और बेटर रिसर्च करेंगे, इसको अगर हम हैंडल कर पाएंगे तो हम लोग कई बीमारियों के इलाज भी ढूंढ लेंगे। सो थर्ड स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। Another question and last of the day, significance of RNA in biological processes. Consider the following statement. Every cell in an organism contains DNA, which is blueprint for building and maintaining the organism. Correct है? MicroRNA has been identified as potential therapeutic target for disease such as cancer and cardiovascular disease. ठीक है, अगर हम इसको हैंडल कर लें, ठीक है, इसमें और रिसर्च होगी आगे चल के, तो ये ऐसी बीमारियों की इलाज ढूंढने में मदद करेगा क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है। The second statement is correct, and the Nobel Prize awarded for discovery of microRNA highlights its importance in the regulation of gene expression, क्योंकि gene expression नहीं होने दे रहा है। So all three statement will be correct. Okay, so that's it for this session. I hope आपको अच्छा लगा हो। And ये PDF जो है नोट्स के साथ along with this माइंड मैप्स, ठीक है, ये अभी फ्रीली अवेलेबल है बट अल्टीमेटली ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि इसके पीछे काफी टैक्स सपोर्ट एंड मैन पावर लगी हुई है। ओके, बट इसके प्राइस बिल्कुल रीजनेबल रखे गए हैं। ये आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं विद अ सब्सक्रिप्शन ऑफ जस्ट 99 रुपीज मंथली। ओके, तो ये सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। इट इज जस्ट अ वेरी नॉमिनल जस्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द टैक्स सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा है इसके पीछे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।